आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दे रहे मेरे सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्ते। आज जो है आपके पास टॉपिक है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक क्या है, सीधी सीधी बात करूं मैं आपके पास में, आप देखिए आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2014 का जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसका मैं एनालिसिस करने चाह रहा हूँ। जो आपके 130 यानी 120 प्लस 30 क्वेश्चन जो है मैं उनको आज लेकर के आया हूँ। यानी 2014 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं तो मैं आज उनका सबका एनालिसिस कर रहा हूँ, और कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, कहाँ से आया है, उसकी पूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना डीप जानना और कितना सरफेस लेवल पे पढ़ना है। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट लेकर के हाजिर हूँ। आज आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों को शेयर भी करें। और ये CMPC यूट्यूब चैनल जो आपका अपना है, आप जैसे भी इसको रखना चाहें आप रखें, आप जानते हैं इसके लिए क्या करना है। साथ ही जो टेलीग्राम चैनल है CMPC नाम का, आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आरपीएससी 2014 का स्कूल लेक्चरर का मैथमेटिक्स का पेपर, जिसके अंदर कहाँ से कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपके स्कूल लेक्चरर का 2014 का मैथमेटिक्स का पेपर है, और इसके अंदर किस सिस्टम से पेपर आता है वो आप देख लें। मैथमेटिक्स बुकलेट सीरीज दे रखी है, इस तरीके से विषय कोड दे रखे हैं, टाइम दे रखा है, आप पूर्णांक कितना है देख रखा है, सब कुछ, प्रश्नों की संख्या, ठीक है, पुस्तक में प्रश्नों की संख्या 150, इस तरीके से ये एक जनरल जानकारी इस पर दे रखी है सारी। ये आपके इसके अंदर 1/3 जो है आपको पता ही है, जो नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3। इसके अंदर प्रश्न अंक का 1/3 ध्यान रखना, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। अगर आपका एक प्रश्न गलत होता है तो 2/3 नंबर कटता है। लेकिन हम गलत की बात क्यों करें, हम तो सही प्रश्न कितने करने उसकी बात कर रहे हैं। तो लीजिए हम पेपर के अंदर चलते हैं। तो लीजिए आपके पास पहला जो क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यदि कोई पिंड किसी बिंदु के परितः परिक्रमण करने को बाध्य है तो स्थिर बिंदु पर प्रतिक्रिया द्वारा कृत कल्पित कार्य वर्चुअल वर्क का क्वेश्चन पूछा है। और इसके अंदर ये आंसर जो इसका है 0 है। मैंने रेड पेन से जो राउंड कर रखे हैं आपको ये सही आंसर मानने हैं, और ये आपके 0 है। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है जो आपको मैं बता देता हूँ। ये आपके सेकेंड ईयर की जो स्थिति विज्ञान है उस बुक का में से देखिए, सीधा सीधा ये आपके जो वर्चुअल वर्क का जो पार्ट है उसके अंदर दे रखा है कि किसी स्थिर बिंदु या स्थिर अक्ष पर प्रतिक्रिया जिसके परितः पिंड परिक्रमण करता है। तो ये दे रखा क्लियर, आपके देख लीजिए, ऐसी अवस्था में बल के क्रिया बिंदु का कोई विस्थापन नहीं होता क्योंकि वह स्थिर है, तो परिणामतः कल्पित कार्य कितना होगा, 0। ये इसके अंदर क्लियर आंसर दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि एक भारी डोरी 2 स्थिर चिकनी खूंटियों पर इस प्रकार लटकी है कि उसके दोनों सिरे स्वतंत्र है तथा मध्य का भाग एक कैटेनरी के रूप में है, तो डोरी के स्वतंत्र सिरे स्थित होंगे। देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, कैटेनरी के शीर्ष पर, शीर्ष की स्पर्श रेखा पर, कैटेनरी की नियता पर, और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपके डायरेक्ट्रिक्स यानी कि कैटेनरी की नियता पर। ये आपके कैटेनरी का एक महत्वपूर्ण निगमन वाला टॉपिक है, और साफ साफ दे रखा है इसके अंदर कि ये डोरी के स्वतंत्र सिरे कैटेनरी की नियता पर स्थित होंगे। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट जो है आपको वो देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, यदि किसी कण के अरि और अनुप्रस्थ वेग सर्वदा एक दूसरे के समानुपाती हो तो उसके मार्ग का वक्र होगा। सही आंसर इसके अंदर चौथा है, इक्वी एंगुलर स्पाइरल, समकोणीय कुंतल। और ये देखिए आपके ये गति विज्ञान की जो बुक है, यदि किसी डायरेक्ट सवाल पूछा है, यदि किसी कण के अरि और अनुप्रस्थ वेग सर्वदा परस्पर समानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि कण का पथ एक समकोणिक सर्पिल होता है, इक्वी एंगुलर स्पाइरल। तो साफ साफ डायरेक्ट रिजल्ट दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रयुक्त संकेतों से गतिशील कण का स्पर्श रेखीय त्वरण होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है, देखिए dv/dt, d²s/dt², v dv/ds और प्रयुक्त सभी, तो ये चौथा ऑप्शन सही होगा। आप जानते हैं इसके अंदर कोई विशेष बात नहीं।
अगला जो क्वेश्चन है, एक कण सरल आवर्त गति से जिसका आवर्तकाल t है गतिमान है, तो महत्तम विस्थापन के बिंदु से आधे आयाम के बराबर चलित दूरी में लगा समय है। तो आपको पता होगा v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये आप जानते हो, और इससे आप dv बाई dt भी निकाल सकते हो, v ए ओमेगा, तो इससे आप t निकाल सकते हो, और ये सही आंसर इसका t/6 हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, आपको डीप में नहीं जाना है। यह देखिए, कोई कण, छठा जो क्वेश्चन है, कोई कण अनंत पर विराम अवस्था से गुरुत्वाकर्षण बल g के अधीन गिरकर पृथ्वी, जिसकी त्रिज्या r है, के तल पर गिरता है, तो पृथ्वी तल पर उसका वेग क्या है? तो देखिए सही आंसर है रूट में 2gr है, सही आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है परिवर्ती बल के अधीन सरलरेखीय गति का है, और इसमें से डायरेक्ट इसने एग्जाम्पल दिया। देखिए आप, यदि कोई कण अनंत दूरी से विरामावस्था से पृथ्वी तल पर गिरता है, तो पृथ्वी तल पर पृथ्वी के केंद्र पर दोनों जगह पूछा है, उसका वेग पूछा है, तो ये आपके फाइनली पृथ्वी तल पर कण का वेग √2gr दे रखा है, ये आपके इसके अंदर आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिया है, ये भी आपके इसी तरीके से एक कण बल केंद्र से a दूरी पर स्थित किसी बिंदु से विरामावस्था से आकर्षण बल, जो कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, के अधीन गति प्रारंभ करता है और म्यू समानुपाती गुणांक है, तो केंद्र तक पहुंचने का समय क्या होगा? तो तीसरा ऑप्शन है डायरेक्ट, ये भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आप आराम से इसको भी कर सकते हो। साफ साफ इसके अंदर दे रखा है तीसरा ऑप्शन इसके अंदर, और ये डायरेक्ट जो है क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको आराम से कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है आठवां, ये हुक के नियम पर आधारित है कि प्रत्यास्थ डोरी में तनाव, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लंबाई के समानुपाती, विस्तार के समानुपाती, और प्रति इकाई विस्तार के समानुपाती, और विस्तार के वर्ग के समानुपाती। तो सीधा सीधा हुक का नियम है, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। और देखिए ये हुक के नियम में क्या दे रखा है, किसी प्रत्यास्थ डोरी में तनाव उसकी लंबाई में प्रति इकाई विस्तार के समानुपाती होता है, t = λ/x/l, साफ साफ दे रखा है, तो आप आराम से इसको भी कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कण 2√gh वेग से इस प्रकार फेंका जाता है कि वह समान ऊंचाई h की 2 दीवारों के ठीक ऊपर से गुजरता है। यदि दोनों दीवारों के बीच की दूरी 2h है, तो दोनों दीवारों से गुजरने का समय अंतराल पूछा है। तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके अंदर आप गति के नियमों के आधार पर आप इसको भी कर सकते हो। जो तीनों सूत्र है हमारे पास में, 3 जो समीकरण है, आप उनके बेस पे इनको कर सकते हो। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, ये अपने प्रक्षेप्य गति का क्वेश्चन है, और इसके अंदर डायरेक्ट उसने अधिकतम ऊंचाई पूछ ली है, और अधिकतम ऊंचाई वाला जो है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, आप जानते हैं अच्छा तरीके से, कोई विशेष बात नहीं। 11वां वाला क्वेश्चन दे रखा है, सदिश के समुच्चय 1 3 2 1 -7 -8 और 2 1 -1 r³ में वो रैखिक आश्रित, रैखिक स्वतंत्र, और यानी कि ये लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला जो टॉपिक है मैट्रिक्स स्पेस का, बहुत ही इजी पार्ट है, तो आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। पहला वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है 12 वाला, इस 12 वाले क्वेश्चन को आप देखें, माना A एक n × n ≠ = 1 की मैट्रिक्स है, और A की कोटि n-1, तो एडजॉइंट A की कोटि है, मतलब इसके अंदर जो सही आंसर है आपका चौथा वाला। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, और बिल्कुल सिंपल सा डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, आप इसको आराम से कर सकते हो। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो है आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन पूछ लिया है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर इसने क्या पूछा है, सीधा सीधा L लाप्लास संकारक है और S इसका पैरामीटर है, तो लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक AT, तो सही आंसर है इसका ये। और ये इसने कहाँ से पूछा है, डायरेक्ट देख लीजिए, ये जो फॉर्मूले दे रखे हैं, और ये कोस हाइपरबोलिक AT का पूछ लिया, S/S² - A²। तो इस तरीके से आपको ये कुछ जो फॉर्मूले हैं, आपको इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेने चाहिए, ताकि आपका लाप्लास का क्वेश्चन सही हो जाए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, देख लीजिए, ठीक है। आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है ना? अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे काम करने के लिए और मोटिवेशन मिले। मैं केवल ये काम आपके लिए कर रहा हूँ, ये CMPC चैनल पूरा आपके लिए बनाया है।
आपको अपना लक्ष्य मिले, चाहे आरपीएससी फर्स्ट गेट का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हो, चाहे सेकंड गेट देने वाला हो, चाहे जेई मेंस, नीट वगैरह, नीट तो नहीं, जेई मेंस वगैरह, और जो भी इस कंटेंट से जुड़े एग्जाम्स के अंदर शामिल हो रहे हैं उन सब के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ज़रूर देखें, आपको इसका फ़ायदा होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है बेजल फंक्शन वाला है, यदि jnx बेजल फलन को निरूपित करे तो सत्य कथन है। इसने यहाँ सीधे सीधे बेजल के जो फॉर्मूले है, रिकरेंस फॉर्मूले, वो सारे फॉर्मूले डाल दिए इसने। तो इसने कहा कौन सा कथन सत्य है, तो तीसरा वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है 15 वाला, ये इसने टेंसर एनालिसिस से पूछा है और सीधे से डायरेक्ट जो सेकंड ऑर्डर के लिए इसने पूछा है कि सेकंड ऑर्डर के लिए जो डिफरेंट कंपोनेंट्स वी के अंदर कितने होंगे, तो ये n इंटू एन प्लस 1/2 इसके अंदर करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ इसने जो दिया है देखो 16 वाला क्वेश्चन नंबर 16 जो है, यदि किसी वक्र की वक्रता और मरोड़ एंड टोर्सन यानी कि कर्वेचर और टोर्सन का जो रेशियो अगर कांस्टेंट है तो वो कर्व किस प्रकार का होगा, तो ये सिलिंड्रिकल हेलिक्स होगा। और यही जो टॉपिक है ये आपके जो पीजी वाला पार्ट है, कर्व इन स्पेस, और ये इसके अंदर जो सारे दे रखे ये कर्वेचर, टोर्सन वगैरह, ऑस्कुलेटिंग प्लेन, रेक्टिफाइंग प्लेन्स वगैरह, इसके अंदर ये इसका आंसर मिलेगा आपको। फिर है 17, इफ h इज द डिफरेंस ऑफ इंटरवल देन फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इंटरपोलेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, अभी भी जो लेटेस्ट जो वीडियो डाल रखी है मैंने उसके अंदर मैंने करवा रखा है। ये दूसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर ये 18 वाला क्वेश्चन कि एक अंतर सारणी में श्रेणी का प्रथम पद जिसके द्वितीय और परवर्ती पद क्रमशः 8, 3, 0, -1, 0 है, तो ये कह रहा है कि इसका प्रथम पद क्या होगा, तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है इसका, ये आपके 15वां होगा। ये भी मैंने उसके अंदर इंटरपोलेशन वाले पार्ट्स के अंदर आपको बता रखा है, आप उससे फिर से देख सकते हैं। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन लिया है 19 वाला, ये प्राइमल और ड्यूअल्स वाला क्वेश्चन है कि यदि अगर प्राइमल प्रॉब्लम इज अनसिमेट्रिक देन इट्स ड्यूअल प्रॉब्लम विल हैव इट्स वेरिएबल, तो इसके अंदर पहला होगा अनरेस्ट्रिक्टेड इन साई, है ना, यानी कि साइन के अंदर ये चिन्ह से अप्रतिबंधित हो जाएंगे, ये इसका सही आंसर होगा। आप द्वितीय समस्या के चर के बारे में आप उसके अंदर पढ़ सकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन दिया इसने 20वां, देखिए दी गई रैखिक प्रोग्राम एलपीपी है और एलपीपी के अंदर एक कौन अवरोध की प्रकृति बदलता है। अवरोध की प्रकृति को कौन बदलता है कांस्टेंट्स की, वो आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल्स जो है होते हैं वो इसको चेंज करते हैं। आप एलपीपी के अंदर इसको देख सकते हैं। देखिए कोई भी बड़ा बड़ा सवाल नहीं पूछा है, आपको सवाल के स्ट्रक्चर को समझना है कि सवाल में क्या नया डाला जा रहा है, क्या निकाला जा रहा है। उसके अंदर स्लेक वेरिएबल भी होते हैं, जबकि स्लेक वेरिएबल नहीं करता, आर्टिफिशियल वेरिएबल जो होता है, ठीक है, अंदर वो अवरोध की प्रकृति को बदलता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब चलते हैं अपन 2D के अंदर कि परवलय y² = 4x के बिंदु A to A पर खींचा गया विलंब परवलय को पुनः AT² 2AT पर मिलता है, तो t की वैल्यू क्या होगी, तो ये इसके अंदर सही आंसर है आपका -3, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास जो ये अभिलंब का समीकरण है ये वाला y - 2AT = या इसको यूज ले लें आप y + tx = 2AT + AT³, इसके बेस पे ये क्वेश्चन आपके सही हो जाएगा, कोई विशेष बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखो इलिप्स का दिया है, यदि दीर्घवृत्त x² a² + y² b² 1 की कोई स्पर्श रेखा अक्षों पर बराबर लंबाई l के अंतखंड काटे तो l बराबर क्या होगा। तो अंतखंड की लंबाई का सीधा सीधा आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है, जो आपकी PQ वाला फॉर्मूला है उससे आपका ये काम हो जाएगा। अक्षों से बराबर लंबाई के अंतखंड काट रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना, तो कोई विशेष बात नहीं है, ये तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। PQ की लंबाई अपन कैसे निकालते हैं वो आपको इसके अंदर देखना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिपरवलय का, हाइपरबोला का। यदि E और E' एक अतिपरवलय और उसके संयुग्मी की उत्केंद्रताएं हो
तो ई माइनस टू प्लस ई डेज माइनस टू की वैल्यू क्या होगी? तो इसका आंसर आपके 1 होगा। ये क्वेश्चन एक जाना पहचाना बहुत ही फैमिलियर क्वेश्चन है। और ये देखिए, यदि कि एक अतिपरवलय तथा इसके संयुग्म अतिपरवलय की उत्केंद्रताएं ई और ई डेज हो तो 1/e² प्लस 1/e² इक्वल टू क्या होता है? 1। सीधा सीधा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई विशेष बात नहीं। आप अगर चाहें तो इसको इस तरीके से समझ भी सकते हैं, ये क्लियर दे रखा है, कोई विशेष बात नहीं है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको इसको ठीक से समझ लेना होगा। डायरेक्ट रिजल्ट है। अगला 24 वाला क्वेश्चन है, देखो प्रायिकता का है कि वृत्त के भीतर स्थित कोई बिंदु वृत्त के केंद्र की तुलना में वृत्त की परिधि के निकट होने की प्रायिकता क्या है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, आप निकाल सकते हैं। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऐसे ही 25वां क्वेश्चन देखिए, मतलब कुछ समझो, एक क्वेश्चन बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ये कह रहा है कि इफ द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज नॉर्मल टू द कर्व एक्स वाई इक्वल टू 1, देन इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो दूसरा वाला ऑप्शन ए बी लेस देन 0 होगा। ये भी एक जनरल वो टेंजेंट और नॉर्मल वाले जो पैटर्न है उस पर डिपेंडेड है। फिर इसने अगला क्वेश्चन लिया है 26 वाला। ये कह रहा है कि यदि वक्र एफ एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर की किसी बिंदु सी एफ सी पर स्पर्श रेखा वक्र पर स्थित बिंदु ए एफ ए और बी एफ बी को मिलाने वाली रेखा के समांतर है तो ए सी बी होंगे। इसने मिक्स क्वेश्चन कर दिया, ध्यान रखना। तो आप इसमें ए पी जी पी वाले क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से कर रखे हैं, मैंने करवा भी रखे हैं, आप सी एम पी सी चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, जो ए पी जी पी वाला जो कंटेंट है मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको बता रखा है। इसने कोऑर्डिनेट्स और ए पी जी पी दोनों को मिक्स कर दिया है। तो मैंने कोऑर्डिनेट्स यानी 2D वाला जो लाइन वाला है वो पार्ट और ए पी जी पी मैंने बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है, आप उसके अंदर देख सकते हैं। इसके अंदर ही पहला ऑप्शन करेक्ट है, ए सी बी किस में होंगे? ए पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो है इफ ए लेस एंड इक्वल देन 3 cos x प्लस 4 sin x माइनस पाई बाई 6 लेस एंड इक्वल देन बी। ये कह रहा है कि अगर ये इस तरीके की आपको एक असमीका दे रखी है तो इसमें ए और बी क्या होंगे रेस्पेक्टिवली। तो ये आपके वो अधिकतम न्यूनतम मान वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे करना होगा। -√13 प्लस √13 ये इसके आंसर होंगे। फिर अगला जो पार्ट दे रखा है ये आपके दे रखा है y इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स, देन y इज मैक्सिमम एट x। ठीक है ना, x इक्वल टू मतलब x की किस वैल्यू पर ये मैक्सिमम होगा? तो मैक्सिमम मिनिमम आपने पढ़ रखा अच्छे तरीके से, इसलिए इसका आपके जो आंसर है वो चौथा वाला हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। आप इसको निकाल सकते हो। फिर चलते हैं अपन 29 वाला क्वेश्चन। वक्र y इक्वल टू 2x 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अक्ष और दो कोटियों जिसके लिए फलन न्यूनतम हो से परिबद्ध क्षेत्रफल है। तो आपको ये क्वाड्रेचर वाला जो पार्ट है वो करना है, उससे आपको ये आराम से निकाल लोगे आप। ठीक है, और ये इसका दूसरा आपके ऑप्शन करेक्ट होगा। ये कह रहा है कि दो कोटियों के लिए फलन का मान न्यूनतम है, तो पहले आपको इससे न्यूनतम करने के लिए x की जो लिमिट्स निकालनी पड़ेगी। पहला अवकलन किया, दूसरा अवकलन किया और उससे न्यूनतम करने की कंडीशन देखी अपने, यानी इसने मैक्सिमम मिनिमा का यूज़ करके आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उससे आपको इसका एरिया निकालना होगा। तो ये भी आपके आराम से हो जाएगा। फिर चलते हैं अपन इसके अंदर 30 वाला क्वेश्चन। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई बाई 3 के मध्य x अक्ष और वक्र y इक्वल टू कोस x और y इक्वल टू कोस 2x के बीच के क्षेत्रफलों का इसने अनुपात पूछा है। तो क्वाड्रेचर वाला क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पृष्ठों वाले 3 पासे एक साथ उछाले गए, 3 संख्याओं में से ठीक 2 के समान होने की प्रायिकता पूछी है। तो यहाँ पर भी आपको इसका एक स्ट्रक्चर बना करके और आंसर निकालने प्रायिकता का, तो दूसरा वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। अब चलते अपन 32 के अंदर मीन मॉड मीडियन वाला है, यानी कि सीधा कह रहा है कि ए बी सी जो है वो इसका एम इसका मीन है और ए बी प्लस बी इक्वल टू माइनस सी है, तो मीन क्या होगा? तो सीधी सी बात इसने मीन ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का पूछा है। आप जनरल जो स्ट्रेटेजी इसके अंदर यूज़ करके कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये कह रहा है एक पासा को लुढ़काने पर पृष्ठ के आने की प्रायिकता के समानुपातिक है। के की वैल्यू दे रखी है, आपको इसके अंदर प्रायिकता अचरांक पूछा है, यानी इसके अंदर
तो सीधी सीधी बात है, प्रायिकता अचलांक इसके अंदर 1/21 हो जाएगा। ये जो पोर्शन इसने पूछा है वो आपके अलग अलग प्रायिकताओं के लिए पूछा, पासे के लिए ध्यान रखना कि एक अलग अलग वैल्यू के लिए आपको प्रायिकता निकालनी पड़ेगी और फिर प्रायिकताओं का योग आपको मालूम है कि 1 होता है, उसके बेस पे आपके प्रायिकता अचलांक आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 121 इसका मतलब 1/21 इसका आंसर आएगा। अच्छा, मैं जो एक अभी तक जो कंटेंट लिया है मैंने आपके पास, जो मैंने ये जो कंटेंट लेकर के जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं, आपको ये पैटर्न कैसा लग रहा है? क्या वास्तव में आपके लिए यूज़फुल है क्या? अगर यूज़फुल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी बात लिखें, ताकि मैं आगे काम करूं आपके लिए और आपको और फ़ायदा हो सके, है ना। ये क्योंकि ये सारा टॉपिक्स जो है पूरा आपके लिए है, ख़ास तौर से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, और मुझे विश्वास है कि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। 34 वाला क्वेश्चन है, देखिए ये स्टैटिक्स का है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई विशेष बात नहीं, आया चित्र वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसके अंदर तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है, आप इसको अगर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर 35वां क्वेश्चन है, यहाँ पर ही माध्य का दे रखी है और बहुलक पूछा है, तो सीधा सीधा आपको पता होगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है z = 3m - 2x बार, आराम से इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जा रहा है, देखो ग्रुप थ्योरी का, यदि किसी समूह G का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो तो समूह G है। समूह G एक आबेलियन समूह होगा, और ये सीधा डायरेक्ट जो इसके अंदर थ्योरम पूछे आप इसको आराम से कर सकते हो। ग्रुप थ्योरी का दूसरा क्वेश्चन दिया है, किसी भी समूह में अनुचित उपसमूह की संख्या कितनी होती है? तो ये 2 होती है। अनुचित यानी इम्प्रॉपर, जो आपको पता होगा प्रॉपर और इम्प्रॉपर उपसमूह की संख्या जहाँ दे रखी है सिलेबस के अंदर, वहाँ से आप देख सकते हो। ये देखिए G स्वयं और E, ये द्वि उपग्रुप G के विषम प्रसामान्य उपग्रुप यानी कि इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप कहलाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर नॉर्मल का है, सेम वैसे ही उपसमूह का भी मिल जाएगा आपको। ये देखिए आपके क्लियर दे रखा है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, तो उचित एवं विषम यानी कि दे रखा, तो ये E और G के विषम उपसमूह कहते हैं E और G को। ठीक है, तो 2 होते हैं, कोई विशेष बात नहीं, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 करेक्ट आंसर इसके अंदर। 38वां क्वेश्चन जो है पूरा आपके इसी का, इसने तस्मक अवयव पूछा है, तो तस्मक अवयव कैसे निकालते हैं जो मैंने आपको अच्छे तरीके से बता रखा है, आप इसके अंदर कर सकते हो। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर चलते अपन 39 वाला, यहाँ कह रहा है यदि H और K समूह G के 2 प्रसामान्य उपसमूह नॉर्मल सब ग्रुप, तो कौन सा एक सत्य है? तो इसके अंदर पहला वाला डायरेक्ट इसने थ्योरम पूछी है, H∩K और H के G में प्रसामान्य है। ये आपके इसके अंदर दे रखा है, H और K किसी ग्रुप G के 2 नॉर्मल सब ग्रुप हो तो H के भी G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, और इसी में H∩N भी दे रखा है सेम इसी पैटर्न पे, तो ये आप इसको आराम से कर सकते हो। ऐसे ही 40वां दे रखा है, निम्न में से कौन सी वलय पूर्णांकी प्रांत नहीं है? तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको इंटीग्रल डोमेन के बारे में पढ़ना है, जो डायरेक्ट दे रखा है कि कौन सा नहीं है पूछा, तो ये पहला वाला नहीं है, बाकी सारे के सारे ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। जहाँ ये टॉपिक है आपके इंटीग्रल डोमेन वाला टॉपिक दे रखा है, वहाँ सारे के सारे ये आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं डायरेक्ट ही। फिर आता है, माना G 30 क्रम का समूह है और माना H और K क्रमशः 3 और 6 क्रम की प्रसामान्य उपसमूह है, तो समूह G/HK का क्रम क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं 2, 3, 5, 10, तो इसके अंदर तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और इसके अंदर उसके ऑर्डर वाला जो टॉपिक है आप उसको अगर देखेंगे तो आपको ये इसका सही मिल जाएगा। मतलब हुआ क्या है, ये 30/3 × 6, ठीक है ना, तो ये मतलब 30 ऊपर लेना है और ये आपको 6 से ये कट जाएगा, मतलब और यानी ये जो है इस थ्योरम पर डिपेंडेड है। ऑर्डर जो है ना किसी ग्रुप की, उस ऑर्डर के बेस पे आपको इसको करना है, तो ये भी इसके अंदर आपके आराम से हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं पूछा है, इसके अंदर 5 इसका करेक्ट आंसर है। फिर हम चलते हैं 42 वाला क्वेश्चन। तो 42 वाला क्वेश्चन भी सीधा सीधा है, इसके अंदर योज्य प्रतिलोम पूछा है दोनों के लिए और गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है। तो योज्य और गुणात्मक प्रतिलोम का सीधा तरीका बता रखा है मैंने आपको कैसे निकालते हैं, ये इसका दूसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर देखिए आगे, एक 21 सहित परिमेय मतलब है ना, द इफ
कैंसिलेशन लो होल्ड इन फाइनाइट रिंग आर विथ यूनिटी, है ना। ये देखो थोड़ा ये यहाँ पे इस ग्रुप थ्योरी के अंदर हिंदी वर्ड हो सके तो कम यूज़ करें आप, आर विथ यूनिटी, है ना। तो उस केस में निरसन नियमों का पालन होता है। तो ये अगर ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तब आर क्या होगा, तो ये चौथा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक शून्य भाजक रहित अक्रम विनिमय विलय, है ना, अ नॉन कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। तो ये उसके अंदर थ्योरी थोड़ी देख लेना तो आपके ये सही हो जाएगा इसका आंसर। फिर चलते हैं हम 44 वाला, ये आपके थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाला क्वेश्चन जो पार्ट है उससे पूछा हुआ पार्ट है ये। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में से यहाँ पर भी इसने देखो डायरेक्ट रिजल्ट पूछा है, ये वो माइनस ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन सी से करते हैं ना अपन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस तरीके से। तो यहाँ रूट्स दे रखे हैं तो उसके बेस पे इसने डायरेक्ट रिजल्ट पूछा है, तो आपका इसके अंदर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, आप इसको भी कर सकते हो। फिर चलते हैं हम इसके अंदर, यहाँ देखिए ये भी वही पार्ट है इसका थ्योरी ऑफ इक्वेशन का। तो इसके अंदर समीकरण दे रखा 5x³ माइनस 3.2x² माइनस 3.4x प्लस 1 बराबर 0 को इकाई गुणांक वाले प्रथम पद और अन्य पूर्णांक गुणांक वाले समीकरण में रूपांतरित करने पर प्राप्त समीकरण है। तो इसका पूरा इसके अंदर पैटर्न दे रखा है, उसके बेस पे आप इसको कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर ध्यान रखना। फिर 46 वाला है, ये भी इसके अंदर देखो x³ माइनस 15x माइनस 126 इक्वल 0 के मूल है। तो यहाँ मूल निकालने दे रखे हैं, तो ये मूल भी उसके अंदर एक पैटर्न दे रखा है, आप उसकी बेस पे निकाल सकते हो। थोड़ा सा ये लेंदी हो सकता है, लेकिन इसको आप अगर थोड़ा सा जो मेन एग्जाम्पल्स आप कर लेंगे तो ये भी सही हो जाएगा। फिर चलते हैं ये अनवलोप वाला पार्ट। तो ये अनवलोप और केंद्रज वाला जो पार्ट है ये भी आप कर सकते हो, सिंपल सा पूछा, इसके अंदर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको करवा रखा है। आप CMPC चैनल पर जाके देखना, इन्वेलोप्स के बाई KLP सर ऑन CMPC, है ना, तो उससे आपको ये भी मिल जाएगा। लीजिए, ये वापस से बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया। अनंत स्पर्शिका व्यापक रूप में nवें घात के वक्र की n अनंत स्पर्शियाँ वक्र को कितने बिंदुओं पर काटेगी। तो सीधा सा पता आपको n × n-2 डायरेक्ट रिजल्ट पूछा है, आप अनंत स्पर्शी वाला पार्ट के अंदर देख सकते हैं। फिर अगला इसने दिया है कि y = fx के लिए वक्रता बराबर है। अब ये क्या किया, इसने डायरेक्ट वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला पूछ लिया, देख लीजिए आप, रो का फॉर्मूला पूछ लिया, देख लीजिए आप। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डायरेक्ट नंबर अपनी जेब में रखने के लिए। फिर यहाँ चलते हैं अपन, ये आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है, पार्शियल होमोजेनियस फंक्शन के लिए जो कलन गणित है उसके अंदर। तो ये भी आपके तीसरा ऑप्शन डायरेक्ट रिजल्ट पूछा, इसके अंदर ये NFU/F' हो जाएगा इसका। फिर चलते हैं अपन ये वाला, देखिए तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है, मैंने डायरेक्ट ये क्वेश्चन करा रखा है, ध्यान रखना। मतलब दो चरों का के मतलब मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं दो चरों वाले फलन के। तो इसको u = sin x sin y sin x + y लेना है, और इसका एक बार x एक बार y के सापेक्ष अवकलन करना है, डबल अवकलन करना है। और फिर उसके अंदर जो एक सिस्टम दे रखा है उसके अंदर मैंने बता रखा है, आप उससे कर सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। फिर चलते हैं अपन 52वें क्वेश्चन में। देखिए ये कौन से क्वेश्चन आ गए, है ना, डबल और ट्रिपल इंटीग्रल। तो ये 0 to 1 0 to x² e⁻y/x dx dy क्या होगा। तो आप इसको भी कर सकते हैं, मैंने कर रखे हैं। इसमें चौथा ऑप्शन, इसके अंदर दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। और तारपन वाला है, ये भी आप रख के, ये वाला कौन सा पार्ट है, ये वो अपने ऑर्डर जो चेंज करते हैं ना अपन, क्रम परिवर्तन करके, उससे भी कर सकते हैं। और ये आपके एक तरह से अपने उसका भी है, उससे भी कर सकते हो अपने। वैसे तो ये ऑर्डर वाले से ही करोगे आप, ऑर्डर परिवर्तन करके, तो इसमें चौथा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये अपने वो बीटा गामा फंक्शन वाला ना उसके जैसा है, लेकिन आपको उसमें ज़्यादा परेशानी आएगी, आप इससे क्रम परिवर्तित करके कर सकते हो, मैंने करा रखा है क्वेश्चन। फिर आता है देखिए बीटा गामा फंक्शन का थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछ लिया, log Γ1 - x। ठीक है ना, ये फंक्शन शायद आपने कहीं देखा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मैंने इसको करवा रखा है, आप चैनल पे देख सकते हो, मैं ज़्यादा इसको पूरा करवाऊंगा नहीं। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर आता है 55वां क्वेश्चन,
ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन जो टेलर सीरीज का है, वास्तव में ये क्वेश्चन दिया कहाँ से है? ये क्वेश्चन दे रखा है आपके रोल थ्योरम और MVT, मध्यमान प्रमेय, ठीक है ना, उसका जो लास्ट क्वेश्चन है। और मैंने क्वेश्चन करवा रखा है टेलर सीरीज से, इसको देखना है, डायरेक्ट रिजल्ट है ये 55वां क्वेश्चन, और इसका पहला आंसर इसका सही है, तो आपको उससे देख लेना है, आपको मिल जाएगा। लीजिए, ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो ये जो सीरीज वाले पार्ट मैंने अच्छे तरीके से करा रखे हैं, इसमें 56वें का पहला ऑप्शन करेक्ट है, इसको आप कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन 57 पर। देखिए 57 ये क्वेश्चन कौन सा है? ये आपके जो एनालिटिक फंक्शन है, जो MSc का पार्ट है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको बता देता हूँ, और इसका वीडियो आपको कल या परसों मिल जाएगा, पूरा पार्ट मैंने समझा रखा है। लेकिन एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। ये देखिए, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज गिवन एंड हैंस फाइंड द इमेजिनरी पार्ट। ये आपके इसके अंदर रियल पार्ट दे रखे हैं, ठीक है, हुज रियल पार्ट गिवन है, और ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, और इन तीनों को यहाँ इस तरीके से कर रखा है। और ये पूरा आपको कोची रीमान इक्वेशन से करना है, जो आपको बहुत जल्दी इसके अंदर भी मिल जाएगी। भले मैं आपको बता देता हूँ, ये कोची रीमान दे रखी है, ये इस तरीके से del v अपॉन del x इक्वल टू माइनस del u अपॉन del y, ये आधी दे रखी है, आधी और इसके अंदर, जो मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगा। जैसे दे रखा del u अपॉन del x इक्वल del v अपॉन del y, और del u अपॉन del y इक्वल टू माइनस del v अपॉन del x। ये आपके कोची रीमान इक्वेशन है, और इसके बेस पे आपको ये इसका पूरा पार्ट करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा काम है। यहाँ इसने रियल पार्ट दे रखा है, ठीक है, आपको एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा इसने 58 वाला कि कोची रीमान इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म, ठीक है ना, ये आपके पोलर फॉर्म पूछा है। तो ये इसमें del u अपॉन del r इक्वल टू 1 अपॉन r del v अपॉन del थीटा, और 1 अपॉन r del u अपॉन del थीटा इक्वल टू माइनस del v अपॉन del r हो जाएगा। डायरेक्ट इसने पोलर फॉर्म पूछ लिया है, जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो। और ये आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये आपके del u अपॉन del r इक्वल टू 1 अपॉन r del v अपॉन del थीटा, इक्वेशन 5, और 1 अपॉन r del u अपॉन del थीटा इक्वल टू माइनस del v अपॉन del r। 5 and 6 आर द कॉची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। साफ साफ दे रखे हैं, और डायरेक्ट इसने रिजल्ट पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। ये आपके कन्फॉर्मल मैपिंग का है, ध्यान रखना। और इसने यहाँ ये टॉपिक दे रखा है, आप देख लीजिए, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। और कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो सबसे ज़रूरी बात इसने दी है, वो है, अलग अलग इसने दे रखे हैं कि सम स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस, जैसे दे रखा ट्रांसलेशंस, ठीक है। तो ये दे रखा W इक्वल टू जेड प्लस सी, वेयर सी इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट, लेट सी इक्वल टू ए प्लस आइटा बी एंड ए बी बींग रियल, देन यू इक्वल टू एक्स प्लस ए। तो ये एक तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। दूसरा ये, यानी जो क्वेश्चन आपका दे रखा है ना, ये क्वेश्चन सेम आपके बिल्कुल यही है, W इक्वल टू एल्फा जेड प्लस बीटा। तो एल्फा और बीटा समिश्र अचर है, और इसको क्या कहेंगे, तो रैखिक रूपांतरण कहा जाएगा। तो ये आपके ध्यान रखना, इसने एल्फा को 1 ले लिया है, और बीटा की जगह C कर रखा है इसने साफ साफ, और इसलिए ये आपके क्या कहलाएगा जनरली, तो एक ट्रांसलेशन यानी कि लीनियर हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर W इक्वल टू सी जेड है, तो ये आपके रोटेशन टाइप का होगा, ठीक है, जिसके अंदर पोलर और अलग अलग फॉर्म में अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वर्शन अगर है और रिफ्लेक्शन है, तो W इक्वल टू 1 अपॉन जेड। इस तरीके से कुछ अलग अलग तरह के जो फंक्शन है, ये हमें इसके अंदर ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये इसका 3rd वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये भी आपके PG लेवल का ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स से इंटीग्रेशन का है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके दे रखा है J इक्वल टू सी जेड स्क्वायर डी जेड, देन ट्रू स्टेटमेंट फॉर वैल्यू ऑफ J4। तो ये फर्स्ट से हो जाएगा C फ्रॉम Z इक्वल 0 टू Z इक्वल टू 2 प्लस आयोटा इक्वल्स 2/3 प्लस 11 आयोटा अपॉन 3। ये जो आपके पूरा पोर्शन जो बनेगा, ये आपके कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में से आपको
इसके अंदर जैसे कॉची इंटीग्रल थ्योरम वगैरह है ना, तो ये इस पार्ट से इसको करना है। ये कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है, आपके ये क्वेश्चन इसके अंदर मिलेगा, इससे आपको सोल्व करना होगा, आपका इसके अंदर आंसर मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन साइन पी एक्स कोस वाई इक्वल टू कोस पी एक्स साइन वाई प्लस पी, वेर पी ये है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। साफ साफ ये क्लोरेट टाइप में दे रखा है, ध्यान रखना, आप इसको सेट कर सकते हो, इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लोरेट फॉर्म बदल लेना, ये इसके अंदर बता रखा मैंने साइन पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी, और इससे वाई इक्वल टू पी एक्स माइनस साइन इनवर्स पी, और पी हमारा क्या हो जाता है इसके अंदर सी, क्लोरेट फॉर्म के अंदर। तो ये आपको पता है, आप इसके अंदर कर सकते हो। ऐसे ही ये जो क्वेश्चन दे रखा है 62, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको इसके अंदर कर रखा है। खास तौर से देखो 5 पर पावर x दे रखा है, तो इसको थोड़ा अलग तरीका है इसका करने का, और मैंने इसको पूरा अपने जब ये टॉपिक मैंने करवाया उसके अंदर इसको मैंने हाईलाइट किया अलग से, ध्यान रखना है चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सारे के सारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन है जैसे दे रखा है, तो देखिए एक्स क्यूब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू 1, तो यहाँ जेड इक्वल टू लॉग एक्स लेकर के आपको करना होगा। ये क्वेश्चन मैंने फिर इसके अंदर आपको जो कम्प्लीमेंट्री यानी फंक्शन पूछा है, तो कोई विशेष बात नहीं, आप इसके अंदर उसमें एक्सिलरी इक्वेशन निकाल के कर सकते हो, मैंने करवा रखा है ये भी। ऐसे ही 64 वाला क्वेश्चन है, तो देखिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, और एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको भी आप उसके अंदर कन्वर्ट करके, और यहाँ सेकंड वन पूछा इसने, पहला जो हल इसने पूछा रखा है, अपन यू और वी निकालते हैं ना दो, ठीक है ना, इसके अंदर पी क्यू और आर लेते हैं इसके अंदर, है ना, तो उसके बेस को कर रखा है, मैंने करवा रखा है, आप इसको भी कर सकते हो। ये थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं 65 वाला, और ये आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला है। ये कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बदलोगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 1 बन जाएगा, और इससे आपका ये पहला ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें से आपको करना है। ये जो क्वेश्चन है देखो 4 पीट्स मेथड का है, दिखने में भारी लगता है लेकिन है कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा इसके अंदर एक फॉर्मूला है इसका, वो फॉर्मूला आप मैंने बता रखा है, वो अगर आप याद कर लेंगे तो आप 4 पीट मेथड से इसको कर लेंगे। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर चलते हैं अपन वेक्टर कैलकुलस के अंदर, सदिश कलन के अंदर। देखिए सदिश कलन के मैंने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके उसके अंदर करवा नहीं रखा हो। 67 वाला कह रहा है कि अगर f इरोटेशनल है, मैंने दो ही चीज़ बताई, इरोटेशनल और सोलेनोइडल, तो इरोटेशनल के लिए कर्ल F0 होता है, आपको पता है ना। थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला, है ना। फिर इसके अंदर 68 देखिए, यहाँ इसने a इज द डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, देन डाइवर्जेंस कर्ल a क्या होगा, और वो 0 होगा। मैंने इसको a को कुछ अदिश फलन लेकर के बता रखा है, आप इसको कर सकते हो। फिर इसके अंदर मैंने ये वाला क्वेश्चन भी करा रखा है, अ वेक्टर फील्ड f इज गिवन बाई f इक्वल टू साइन वाई आई प्लस एक्स 1 प्लस कोस वाई जे, देन द f डॉट डी आर ओवर अ सर्कुलर पाथ गिवन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। तो इसके अंदर आपके सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इसको वेक्टर कैलकुलस से देख सकते हैं, या फिर अपने पीछे CMPC चैनल पर जा करके जहां मैंने एक क्वेश्चन करा रखे हैं आप उस पर देख सकते हो। देखिए ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है कि यदि f किसी बंद पृष्ठ S द्वारा घिरे हुए क्षेत्र V में संतत अवकलनीय सदिश बिंदु फलन हो तो f डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू क्या होगी। तो सीधा सीधा इसने डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है, चौथा वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। ऐसे ही 71 वाला, तो 71 वाला भी मैंने आपको करा रखा है, आप उसके अंदर देख सकते हो। सदिश कलन के अंदर तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। डायरेक्ट एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल मैंने करा रखा है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्शन कोसाइंस वाला जो है ना, दिक्को जाए वाला टॉपिक है, उसके अंदर 12वीं की बुक का क्वेश्चन दे रखा है और डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। इसके अंदर L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द टू लाइन्स इंक्लिन्ड टू ईच अदर एट an angle theta, then the direction cosines of the external bisector of the angle between the lines are। तो इसके अंदर दूसरा वाला ऑप्शन है जो वो करेक्ट होगा इसके अंदर।
एक रेखा आर इक्वल टू ए प्लस लेमड़ा बी और आर डॉट एन इक्वल टू 0 प्लेन है, ये तो है प्लेन, और ये रेखा पी बिंदु पर मिलती है, तो पी का स्थिति सदिश क्या बनेगा, ठीक है ना। तो आपको इसके अंदर जो सेट कर रखा है इसमें कुछ नहीं है, आपको आर और ए को इसको अगर आप है ना उसके अंदर कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लें, जो तरीका बता रखा मैंने, तो कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के बाद आपको इसका ये ऑप्शन मिल जाएगा चौथा वाला। थोड़ा सा इसने कॉम्प्लिकेट कर रखा है, कोई विशेष बात नहीं, आप कर सकते हो। फिर 74 वाला क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट दे दिया इसने, आर त्रिज्या वाले गोलों की संख्या जो निर्देशित समतलों को स्पर्श करते हैं। तो जो निर्देशित समतलों वाला जो समतल वाला जो पार्ट कर रखा मैंने 3D के अंदर, उसके अंदर मैंने बता रखा इसके अंदर ये इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट है। फिर है 75 वाला, इसके अंदर ये भी डायरेक्ट रिजल्ट दिया है कि टू स्फेयर्स ऑफ रेडियस R1 R2 कट ऑर्थोगोनली देन द रेडियस ऑफ द कॉमन सर्कल इज, तो R1 R2 अपॉन रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी गोले का जो पार्ट है मैंने करा रखा उसके अंदर, जो गोले वाला टॉपिक है उसके अंदर डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है, आपको ध्यान रखना होगा इसके अंदर। फिर चलते हैं अपन लंबवर्ती बेलन का समीकरण जिसकी अक्ष जेड अक्ष हो और त्रिज्या आर है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है इसके अंदर, इसके 3 पैटर्न बनते हैं, तो ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बता रखा, जहाँ मैंने लंबवर्ती बेलन वाला टॉपिक कराया वहाँ आपको ये मिल जाएगा। देखिए 77 वाला क्वेश्चन है, उस लंबवर्ती शंकु का अर्धशेष कोण जिसके 3 परस्पर लंबवत स्पर्श तल हो। तो सही आंसर है इसका कोट इनवर्स √2। अगर आप इस क्वेश्चन को देखना चाहें तो ये आपके 3D है और इसके अंदर आपके ये शंकु वाला पार्ट है, और शंकु वाले पार्ट के अंदर एक चौथा क्वेश्चन देख लीजिए आप, यदि किसी लंबवर्ती शंकु के 3 परस्पर लंबवत स्पर्श समतल हो तो उनके अर्धशेष कोण ज्ञात कीजिए। और ये चौथे का जो आंसर दे रखा है आपके, ये देखिए कोट इनवर्स √2 दे रखा है, और इसको आप आराम से कर सकते हो। फिर इसके अंदर चलते अपन मैकेनिक्स के अंदर, ये जो 12th लेवल की मैकेनिक्स है उस मैकेनिक्स का क्वेश्चन दे रखा है कि 2 बल P और Q जो थीटा कोण पर क्रियाशील है, और परिणामी बल इसके 2m + 1 √p² + q², और जब 90 - थीटा हो तब 2m - 1 √p² + q², तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, m - 1/m+1। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बहुत हाईलाइट किया है, जो मैकेनिक्स का पार्ट मैंने करा रखा है उसके अंदर आप देखना परिणामी बल कैसे निकालते हैं, 2 बलों का परिणामी बल कैसे निकालते हैं, मतलब समांतर चतुर्भुज नियम के अंदर मैंने इसको करा रखा है, आप इसको कर सकते हो। फिर इसके अंदर आता है अगला क्वेश्चन, 3 बल PQR त्रिभुज ABC की 3 भुजाओं BCCAAB पर क्रमानुसार क्रियाशील है, उनका परिणामी त्रिभुज के लंब केंद्र से गुजरता है। आपको याद हो तो मैंने इस टॉपिक को बहुत हाईलाइट किया है, और ये सारे रिजल्ट कहीं ना कहीं अलग अलग कंडीशन में सही होते हैं। यहाँ लंब केंद्र से गुजर रहा है, तो तीसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर हम चलते हैं 80 वाला क्वेश्चन, यदि कोई पिंड किसी खुरदरे नत समतल पर वह केवल स्वयं के भार के अंतर्गत नीचे की ओर फिसलने वाला हो तो समतल का झुकाव है, तो ये घर्षण कोण के तुल्य होगा। ये आपके अंदर सही आंसर है इसका। यहाँ जो इसने दे रखा है कि सीधा सीधा μ = 10 लैम्बडा होता है, और उसके बेस पे आपको घर्षण कोण के तुल्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके 12th बेसिस क्वेश्चन ले लिया है 81 वाला। देखिए 2 परिमित समुच्चय में m और n अवयव है। प्रथम समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या द्वितीय उस समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है, तो m और n के मान, तो कुछ नहीं, आपको ये उपसमुच्चयों की संख्या किसी सेट के अंदर कितनी होती है 2 पावर n के हिसाब से अपन इसको निकाल सकते हैं। सही आंसर इसका दूसरा हो जाएगा, ये वाला m = 6 n = 3। अब चलते हैं अपन अगला, वास्तविक संख्याओं x और y के लिए यदि x और y रिलेशन फंक्शन पे आ गए अपन, x - y + √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो संबंध r क्या होगा, केवल स्वतुल्य होगा, सम्मित नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा, तुल्यता भी नहीं होगा। ठीक है, आपको ठीक से इसको समझ लेना है, और ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक वाला जो कॉन्सेप्ट है आप उससे देख सकते हो। फिर चलते अपन 83 वाला पार्ट, इफ fx = 3x + 2.5x - 3 x इज नॉट इक्वल टू 3.5, ये तो अपन जानते हैं नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, तो इसने कहा कि कौन सा करेक्ट होगा, तो ये चौथा वाला जो है वो ऑप्शन करेक्ट होगा, क्यों हमें ये चारों ऑप्शन इसके अंदर करके देखने पड़ेंगे। f इनवर्स x = fx, f इनवर्स x = -fx, ये चारों करके अपने को देखने पड़ेंगे,
तभी पता चलेगा कि कौन सा करेक्ट है, और ये प्रोसेस अपन जानते हैं इसलिए कर सकते हैं। लीजिए अब ये आ गया है लिमिट वाले कॉन्सेप्ट पर। 84 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स होल पर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ई पावर 3, देन एफ एक्स क्या होगा, तो यह एफ एक्स 2x स्क्वायर होगा। अब ये कैसे निकाला है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप जब फंक्शन एफ एक्स पावर 5x पैटर्न पे हो तो आपको दोनों तरफ लोग लेना पड़ता है। लोग लेकर के अपन उसको हल कर सकते हैं। लिमिट कैसे हल करते हैं, डीएल हॉस्पिटल नियम भी इसके अंदर यूज़ करेंगे और उसके बेस पे ये करेंगे। लिमिट वाले क्वेश्चन मैंने खूब करा रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। फिर आता है क्वेश्चन इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 2 वेन x less than 3 और bx square minus 3 if x greater than or equal than 3 is differentiable everywhere then ab। तो डिफरेंशियबल है तो आपको LHD और RHD निकाल करके और दोनों को बराबर कर देना, इससे आपके a और b की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, -25/117 30.117। देखिए अगला क्वेश्चन मैं ले जाऊँ 86 वाला, लेकिन इस बीच में एक बार आपसे पूछना चाहूँगा कि ये क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है तो मैं बहुत ही स्पीड से चल रहा हूँ, और स्पीड से चलना ज़रूरी भी है, वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो जाए इसके लिए, और आप कम टाइम में कुछ ज़्यादा कर सको इसके लिए मैं ये आपको थोड़ा स्पीड से काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई आपको इसका फ़ायदा मिले, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वास्तव में आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, ताकि अगला पेपर जब मैं लेके आऊँ तो उसके अंदर आपको और भी अच्छा कर सकूं, और इसमें क्या आपकी डिमांड है वो डिमांड भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। तो 86 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x प्लस ए साइन 2x प्लस बी साइन x अपॉन एक्स पावर 5 x is not equal to 0 is continuous at x is equal to 0 then the values of a b and f0 are respectively। इसमें देखो सबकी वैल्यू पूछ ली है, तो कुछ नहीं, आप कंटिन्यूस का प्रोसेस क्या कैसे करते हैं, आप लिमिट लेकर के इनकी लिमिट्स वैल्यू निकाल लें और इससे कंपेयर करके और आप ए बी और f0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट है, -4 5 एंड 1, ठीक है ना। फिर चलते अपन 87 वाला। देखिए 87 ये लिमिट और डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप इस टॉपिक को अगर करें तो आप मेन उन फंक्शन पर फोकस करें जो मॉडुलस फंक्शन के रूप में हो या जो ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर के रूप में हो। उन फंक्शन को आप थोड़ा सा ठीक से समझ के जाएं ताकि आपका क्वेश्चन वहाँ सही हो। ज़्यादातर ये इस तरीके के क्वेश्चन ही लेता है। 87 में कह रहा है कि द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब कब होगा, जब a1 a2 a3 के बारे में इसने कुछ कंडीशन दे रखी है, तो इसने a1 इक्वल टू 0 दे रखा कि a1 इक्वल टू 0 होगा अगर ये वाला फंक्शन अगर मान लो इसके अंदर 0 होगा, मतलब ये वाला पार्ट, तभी जा कर के ये x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। आपको इसको एक पॉलिनोमियल की तरह देखना होगा, है ना, बहुपद की तरह। और a1x के रहने और इसके 0 होने से इस पद के रहने और नहीं रहने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये आप इस पे देख सकते हो और आप कंक्लूजन निकाल सकोगे कि ये a1 अगर 0 हुआ तो ये x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल होगा। फिर चलते हैं अपन 88 पर। देखिए ये फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पर आ गया है। इफ़ z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z प्लस 1 अपॉन z इक्वल टू a greater than 2 then the greatest and the least value of mod of z are respectively। ये क्वेश्चन यूं का यूं मैंने आपको करा रखा है। जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट लिया है उसके अंदर मैंने कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करा रखे हैं लास्ट में, ठीक है ना। ये पैटर्न होगा z स्क्वायर इक्वल टू मतलब z स्क्वायर माइनस az प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसके बेस पे आप इसको निकालोगे और आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तीसरा वाला ऑप्शन इसका राइट है।
देखिए 89 वाला क्वेश्चन, या आर्ग्यूमेंट पूछा है x प्लस आइटा वाई अपॉन एक्स माइनस आइटा वाई का, व्हेन y अपॉन एक्स ग्रेटर देन वन नॉट इक्वल, तो उस केस में ये पाई माइनस 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स बनेगा। आप इसको कर सकते हो, जो तरीका बता रखा मैंने कोणांक निकालने का उस तरीके से। एक क्वेश्चन जो बनता है 90 वाला, रूट माइनस 7 माइनस 24 आइटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल निकालने का तरीका बहुत लंबा चौड़ा जो होता है, आप उसकी जगह जैसे ये कर रखा है एक्स प्लस आइटा वाई मानना, फिर दोनों तरफ स्क्वायर करना, बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है, आप उस फॉर्मूले के बेस पे इसको कर सकते हो। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाएं ताकि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है, आप उस फॉर्मूले से ही इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए 3 कोप्लेनर वेक्टर्स ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू क्या होगा, तो ये डायरेक्ट दे रखी है इसने आइडेंटिटी, आप कर सकते हो। इसको मैंने करा रखा है क्वेश्चन, ये 0 इसका आंसर है समतली सदिश के लिए। फिर चलते हैं अपन 92 पर। यहाँ दे रखा 3 सदिश ए आई प्लस जे बी इक्वल टू जे प्लस के और सी समान लंबाई के और परस्पर बराबर झुके हुए हो, तो सी के दिक् अनुपात क्या है, तो आप इसके दिक् अनुपात आराम से निकाल सकते हो। सी के मैंने इसका दिक् अनुपात निकालने का तरीका बता रखा है, तीसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर चलते हैं अपन 93 वाला क्वेश्चन। यदि ए बी सी डी समष्टि में कोई 4 बिंदु है, तो ए बी क्रॉस सी डी प्लस बी सी क्रॉस ए डी प्लस सी ए क्रॉस बी डी इक्वल टू लेमड़ा इंटू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो लेमड़ा की वैल्यू क्या होगी। तो ये सदिश वाले पार्ट्स के अंदर आपको करना है। मैंने कैसे बता रखा है इसको, आपको सदिश वाला पार्ट जो है वो कैसे करते हैं मैंने बता रखा है, वहाँ से आप करें। चौथा मतलब पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, लेमड़ा की वैल्यू इसके अंदर 4 हो जाएगी। देखिए 94 वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो दे रखा है, सही आंसर इसका दूसरा वाला है। और ये है क्या, ठीक से अगर देखें तो एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल पर 1 दे रखा है, एन दे रखा है। ये क्वेश्चन किसका है, ये मैक्लॉरिन प्रमेय का क्वेश्चन दे रखा है। ध्यान रखना, जो एमवीटी के अंदर मिलेगा आपको, है ना, मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर लंगराज की। 95 वाला क्वेश्चन है, यहाँ ये वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वाला है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस लॉग मोड ऑफ 2x प्लस 1, और ये x की वैल्यू भी दे रखी है इसके अंदर के इस रेंज में होगी, तो इसमें ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, माइनस हाफ और हाफ। देखिए 96 वाला, d बाई डी ए 5 पावर x log 5a। ध्यान रखना, ये जो फंक्शन है मैंने देखो ये यहाँ पे ये कर रखा है, ये इसके अंदर, और ये क्योंकि ये a के रेस्पेक्ट करना, ध्यान रखना x के रेस्पेक्ट नहीं है, और इससे आपके ये सही हो जाएगा x a पावर x माइनस 1, सही आंसर इसका हो जाएगा। फिर ये इसके अंदर 97 वाला x पावर y प्लस वाई पावर x इक्वल टू a पावर b, डायरेक्ट रिजल्ट है ये, और इसके अंदर ये चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट है। थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन लंबी जाएगी, ध्यान रखना, लेकिन इसके अंदर आपके ये इसका सही आंसर होगा। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप अगर इसको याद रख सकें तो ठीक, और नहीं ज़्यादा इसकी कैलकुलेशन करने नहीं बैठे। हाँ, अगर करोगे तो कर, इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं रखा है, केवल अलग अलग करके यू और वी मान करके इसका लोग ले करके अवकलन कर रखा है, तो इससे आप कर तो सकते हो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना, तभी इसको करने बैठना, बाकी इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना इसके अंदर। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखिए 98 वाला, डी बाई डी एक्स 10 कोस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। आप कोस इनवर्स एक्स को कभी भी डायरेक्ट नहीं करें इसको, आप कोस इनवर्स एक्स की जगह आप 10 में निकाल लें। आप कैसे निकालेंगे 10 में, कोस इनवर्स एक्स दे रखा आपके, तो ये आधार बटा कर्ण, और इससे आपके जो लंब निकाल लें, और लंब निकाल करके ना आप इससे कोस की जगह इस ये निकाल लें, और इसकी जगह आप 10 बना लें, और 10 बनाते ही आपके उसका अवकलन करना है, जो आपके आराम से इसके अंदर आ जाएगा, और ये आपके 1 आ रहा है। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये आपके दे रखा 1 माइनस कोस एक्स 2.7 और 1 प्लस कोस एक्स 9/7। यहाँ आप इसको थोड़ा ब्रेक कर लेना, मतलब इसको 9/7 है और ये 2.7 है, तो इसको आप एक तरह से 5 9 माइनस 9 करना है,
तो इसको आप ब्रेक कर लें, ब्रेक करके इसको आप अलग अलग करें और फिर इसको सेट करें तो आपके इसका ये सेकंड वाला आंसर मिल जाएगा। डायरेक्ट नहीं करना, ये देखो अपॉन में 7 है, ठीक है ना, तो ये ऊपर भी आप इसको 9/7 बना लें। 9/7 कैसे आएगा, 9/7 -5/7 कर दो तो और फिर ब्रेक कर दो, तो इससे आपके ये थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको आप कर सकते हो, थोड़ा सा लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आप इसको जो तरीका बता रखा उससे आपको करना है, ये सही आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 100 वाला sec(x/sec(x + 10x होल पावर n dx, ठीक है। यहाँ पर इसका जो सही आंसर है आपके, ये आपके जो आ रहा है ये वाला बैठेगा, देखिए ये थर्ड वाला है ना, 1/n sec(x - 10x पावर n। तो ये नीचे वाले को टी डेट करोगे तो भी मेरे हिसाब से बैठ जाएगा इसके अंदर। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं होगा। इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, ठीक है, 9 - 4 और डायरेक्ट इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लो तो भी हो जाएगा। ये थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, कोई विशेष बात नहीं। लीजिए मैं जो बात कर रहा था, इफ x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x देन a to b x dx प्लस a to b माइनस x dx, तो इसकी वैल्यू a माइनस bx हो जाएगी। ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर वाले क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा रखे हैं, आप उस पर देख सकते हो। फिर चल लीजिए ये 104 वाला क्वेश्चन है, अवकल समीकरण y 2x sec² y² dx प्लस y³ और log x² e⁻y4 का हल है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि sec² के अंदर ये टर्म आ रही है, ठीक है, तो आप इसके अंदर कह सकते हो कि इनमें से कोई इसका हल नहीं होगा, ठीक है। ये जो दे रखे हैं इनमें से कोई नहीं बनेगा, ठीक है ना, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका। फिर 105 वाला कह रहा है इसके अंदर व्हाट इज़ द डिग्री एंड ऑर्डर, डिग्री और ऑर्डर पूछा है, तो डिग्री ऑर्डर का पूरा एक मैंने पार्ट दे रखा है, चौथा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दे रखा है, इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ 4x + 6y + 5 dy - 3y + 2x + 4 dx = 0 b 2x + 3y - 9/14 log z = 7x/2 + c, देन z = तो यहाँ z की जो वैल्यू होगी आपके 14x + 21y + 22, ये कैसे हुआ, ध्यान से अगर देखें तो ये जो है आपके किस टाइप का पैटर्न है ये आपको पता हो। इससे पहले अपन इसको dy/dx निकाल के और 2x + 3y + 4/4x + 6y + 5 कर देते हैं, और इसके बाद में आप ध्यान से देखो ये वाला पोर्शन दोनों का सेम है। इसमें से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो, ठीक है ना, तो 2 कॉमन लेते देखो नीचे 2x + 3y बन रहा है, इसको आप v लेट कर लें और ये v लेट करते ही आपके ये एक सिंपल हो जाएगा, और v और x के जो टर्म्स को आप सेपरेट कर लें तो उससे आपके इसका इंटीग्रेशन करते ही एक तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, तो इसको आप सोल्व कर लेना, तो ये आपके ये थर्ड वाला ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 107, ये दे रखा है i = 0 to π/2 cos x dx/1 + cos x + sin x, देन 0 to π/2 dx/1 + cos + sin की वैल्यू क्या होगी। हमारे पास चारों ऑप्शन दे रखे हैं, पहला हाफ i, सेकेंड i, थर्ड π/2 - i और फोर्थ है π/2 - 2i। तो देखिए सिंपल सा काम है, चौथा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है कुछ नहीं है। क्वेश्चन जब दिया जाए तो ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं होता, उसको थोड़ा सा अगर अपन ट्रिक्स ध्यान में रखें तो वो बिल्कुल छोटे से स्टेप्स के अंदर वो सही हो जाता है। इसमें से ऊपर कोस हट गया, देख लेना। तो ये हुआ क्या है, यहाँ मैंने P4 प्रॉपर्टी लगाई है, देखो मैंने ये कर दिया इसके अंदर, ये आपके लिए मैंने इसके अंदर P4 प्रॉपर्टी लगा दी, और 0 to π, तो ये P4 लगाने से cos π/2 - x cos π/2 - x और sin π/2 - x बनेगा, ठीक है, आइलेट करने के बाद में, और फिर इसको ये साइन बन जाएगा और ये दोनों अपनी जगह चेंज कर लेंगे, तो इससे आपके ये ये हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा, है ना, ये 2 बन जाएगा, दोनों को आप ऐड कर लें, और ऐड करने के बाद क्या आएगा, ऊपर cos + sin आएगा, और जब cos + sin आएगा तो आप क्या करें 1 प्लस करें और -1 कर दें,
ऐसा करने से आप यहाँ से इसको आप सेपरेट करेंगे तो 0 से π/2 dx बन जाएगा, और ये आपके जो फंक्शन 1/1 प्लस कोस प्लस साइन की वैल्यू फाइंड करनी थी वो आ जाएगा। मैंने इसको z नाम दे दिया, इसको सोल्व करें तो π/2, तो ये z इक्वल टू π/2 माइनस 2i आ जाएगा, और यही आपके इसके अंदर आंसर आ रहा है। तो आप सिंपल छोटी सी स्टेप से इसका क्वेश्चन सही कर सकते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन दिया है 108 वाला, I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, I2 इक्वल टू एक्स ई पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और I3 दे रखा है एक्स स्क्वायर ई पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पूछा है I1 माइनस 2I2 प्लस I3 की वैल्यू क्या होगी। तो इसके अंदर ये आपके फर्स्ट वाला ऑप्शन जो करेक्ट होगा, ई पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि I1 और I3 को आप पहले अलग प्लस कर दें। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर किया है, I1 और I3 को प्लस किया तो देखो एक टर्म इसकी कट गई तो खाली ये बची। अब इसके अंदर आप माइनस 2I2 अलग से करें तो ये बनेगा प्लस और माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, ई पावर x। तो ध्यान से अगर देखें तो ये आपकी क्या बन गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये ई पावर x dx। ध्यान से अगर देखें तो ये आपके बन गया fx प्लस एफ डेज एक्स ई पावर x dx, और ये होता है सीधा सीधा आपके ई पावर x fx प्लस सी। तो ये आपके इसके अंदर आराम से आ रहा है, ये थ्योरम यूज़ करनी है इसके अंदर, इससे आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ई पावर x तो आपका यूँ का यूँ रह जाएगा, और ये टर्म रह जाएगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे ये क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके अंदर क्वेश्चन जो अगला लिया है 109 वाला, ये कह रहा है कि बिना अंकों की पुनरावृत्ति के 0, 1, 2, 3, 4, 5 अंकों का उपयोग करते हुए 3 से विभाज्य 5 अंकों की संख्याएं कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। तो आप आराम से इसके अंदर 5 डिजिट इस तरह से बना ले, और उसके अंदर जो 5 से विभाज्य वाली संख्याएं लेनी है, तो 3 से विभाज्य वाली है ना, तो यानी इकाई प्लेस जो है उसकी जगह आपके कौन बैठेगा, इसकी जगह आपके 0 या 5 बैठेगा। तो इस तरीके से आप इसको भी करोगे तो आ जाएगा आंसर, पहला वाला 216 इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 110, अंकों 1, 2, 3, 4 से बनने वाली 4 अंकों वाली सभी संख्याओं का योग जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो कितना होगा। तो ये भी उसी पैटर्न से करना आपको, ये जो है सेकेंड वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 111, 111 वाला दे रखा है कि 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 15 के अंदर पदों की संख्याएं कितनी होगी। तो ये जो क्वेश्चन है ध्यान से अगर देखें तो कितनी होगी, ये इसके अंदर फॉर्मूला है n प्लस 1 n प्लस 2/2, और इसमें आप n की जगह 15 पुट करें तो ये आपके 136 इसके अंदर आंसर आ जाएगा। ये आपकी जो पुरानी बुक्स है 11th क्लास की मैथ्स की, a प्लस बी प्लस सी होल पावर n के प्रसार में पदों की संख्या, तो ये n प्लस 1 n प्लस 2/2 पद इसके अंदर होगी पदों की संख्या। तो सीधी सी बात है, अपन इससे निकाल सकते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है x के बढ़ती हुई घात में x माइनस 1/x होल पावर 3n, n एक धनात्मक पूर्णांक है, के विस्तार में अंतिम से 5वां पद क्या होगा। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पहली बात, इस क्वेश्चन के अंदर क्या खास बात है, इसने अंतिम से 5वां भी कहा है और फिर यहाँ पर भी कह दिया कि x के बढ़ती हुई घात में। जब x की बढ़ती घात की अगर अपन बात करेंगे, ठीक है, जब x माइनस 1/x की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो देखिए पहला पद x है और दूसरा 1 में है, और ऐसी कंडीशन में जैसे आप एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2x प्लस 1/x पावर 4, इसका प्रसार किया, देखो पहला पद x है, दूसरा 1 में है, और जब ऐसी कंडीशन बनती है तो देखिए इसका विस्तार अगर अपन करते हैं तो ये 4, 2,
फिर 0 इस तरीके से घटती हुई घातों में आता है। अब बढ़ती हुई घात में करना होगा तो हमें इसको जस्ट उल्टा करना पड़ेगा, और उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अंदर हमें 1/x प्लस पहले लेना पड़ेगा और 2x बाद में लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ दो बातें आ गई है। दो बातें क्या आई कि यहाँ तो कह दिया बढ़ती हुई घात, और यहाँ वापस कह दिया कि उल्टा अंतिम से 5वां पद। तो उस केस में इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये सीधा सीधा आपके क्या बनेगा, देखो TR+1 इक्वल टू NCR, N मतलब 3NC, और ये R जो है आपके, क्योंकि यहाँ पर 5वां कहा है तो TR+1 यहाँ आपके R इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये 4 और A की जगह आपके बैठेगा कौन, ये आपके 1/x बैठ जाएगा, मतलब ये x पावर 3n-4 और -1/x पावर 4। देखिए इससे आपका ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा आराम से। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा, ये जब x के बढ़ती हुई घात की बात करें तब आपके SLN मतलब ध्यान रखना बढ़ती हुई कह रहा है इधर, और 5वां पद का, इसलिए इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को सामान्य TR+1 से ही इसका विस्तार करना है। अब इस क्वेश्चन को लेकर, इस क्वेश्चन को देखिए, जो टर्म दे रखी है दिस प्लस दिस के द्विपद प्रसार में आरंभ से 5वें और अंत से प्रथम की ओर 5वें पदों का अनुपात पूछा है। मैं मतलब वो अंत वाली बात कर रहा हूँ। जब यहाँ सीधी सीधी बात पूछी है तो x+a⁴n के प्रसार में अंत से rवां पद, ध्यान रखना अंत से तो rवां पद बराबर होता है प्रारंभ से n-r+2वां पद, ये हमेशा बराबर होते हैं। अगर अंत से आप rवां लेते हैं तो प्रारंभ से n-r+2वां लेंगे, और अगर वहाँ अगर वो बढ़ती घात नहीं पूछता तो अपन n-r+2वां पद लेते, और इससे हमारा क्वेश्चन सही होता। देखिए ये आपको संख्या याद रखनी पड़ेगी, x+a⁴n के प्रसार में ध्यान रखना। अगर rवां पद अंत है तो उस केस में प्रारंभ से कौन सा हो जाएगा, n-r+2। तो हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर जो खास बात थी है ना, इसके अंदर अगर अपन बात करें 5वां, अंतिम से 5वां का है, तो यानी एक तरह से यहाँ r इक्वल टू इसने 5 का है, ठीक है। तो प्रारंभ से कौन सा लेंगे अपन, n-r+2वां, यानी कि r इक्वल टू 5, n आपके पास में क्या है 3n, माइनस r की जगह 5 और ये +2, ठीक है। 3n-3वां पद हो जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना होगा। लेकिन यहाँ क्योंकि x के बढ़ती घात भी कह दिया, 5वां भी कह दिया, इसलिए अपने को जैसा है वैसे ही TR+1 से करना है। ये इस क्वेश्चन के अंदर खास बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A मोड क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये आपके मोड ऑफ A होल पावर n-1 होल स्क्वायर होगा। ये सारी चीज़ें मैंने CMPC आपके अपने चैनल पर जब मैंने मैट्रिक्स वाला पार्ट्स लिया था तो उसके अंदर मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, आप उसमें से देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अभी फिर से बताना चाहूँगा, देखिए ये आप देख लें, इफ A is non-singular matrix of order n then adjoint of adjoint A mod इक्वल टू क्या होगा, मोड ऑफ A पावर n-1 होल स्क्वायर। तो ये आपको इससे याद रखना होगा, ठीक है, कोई विशेष बात नहीं है। एक बार होते और भी ध्यान देना, दोनों में फर्क क्या है इसमें और इसमें। देखिए यहाँ इसने यहाँ कहा है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए मोड नहीं दे रखा है, जबकि यहाँ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का मोड दे रखा है। मोड दे तो मोड ऑफ ए करके n-1 होल स्क्वायर करना है, जबकि यहाँ मोड नहीं है तो मोड ऑफ ए पावर n-2a लगा देना है। ये आपके कुछ खास चीज़ें जो आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी होगी।
अगला क्वेश्चन देखो 114 वाला, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा इसने। ए इक्वल टू ए आई जे 2 इंटू 3, बी इक्वल टू बी आई जे पी इंटू क्यू एंड सी इक्वल टू सी आई जे 2 इंटू 3। और यहाँ दे रखा है कि ए बी इक्वल टू सी। अब ए बी इक्वल टू सी देने का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। और जब मल्टीपल गुणन अगर अस्तित्व है गुणा का, तो गुणा कब कर सकते हैं, जब ए के जो है स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। तो साफ साफ बात कह रहा है कि इसके अंदर पी आपके क्या हो जाएगा 3, ठीक है, ध्यान देना। तो पी 3 हो जाएगा। इसी बेस पे आपके एक सी और दे रखा है, ठीक है, इन दोनों से करने से सी आएगी, तो जो वापस आएगी तो ये इसके अंदर आपके क्यू क्या बनेगा, क्यू आपके हो जाएगा इसके अंदर 3, ध्यान देना, ठीक है। ये एक सिस्टम इसका जो आपको याद रखना होगा। अगला जो है 115 वाला, दिस इज द डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड ये जो कंडीशन दे रखी है एक्स की वैल्यू -1 और 0 के बीच, यहाँ 0 से 1 और 1 से 2। थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इस डेफिनेशन के बेस पे मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर के बेस पे आपको करना होगा। तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो x प्लस 1 वाई जेड, एक्स वाई प्लस 1 जेड, एक्स वाई जेड प्लस 1, और ये जो बड़ा ब्रैकेट है वो क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर को। तो उस केस में इसने कहा कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। हमें ये पता है कि x की वैल्यू -1 के इक्वल है लेकिन 0 से छोटी है, 0 के इक्वल है y की वैल्यू लेकिन 1 से छोटी, और z की वैल्यू 1 के इक्वल लेकिन 2 से छोटी है। तो इस थ्योरी को यूज़ करके हमें निकालना पड़ेगा और इससे हमारे ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। हम इसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 वाला, इफ 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 1 इंटू 1 टेन थीटा बाई 2 माइनस टेन थीटा बाई 2 1, ठीक है, इन्वर्स से कर रखा है, इसका इन्वर्स है, तो इससे क्या आता है ए माइनस बी बी ए। तो ये कह रहा है कि ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1, ए 1 बी माइनस 1, ए कोस थीटा बी साइन थीटा और ए साइन बी कोस। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, वास्तव में ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से, ये सीधा सीधा 12वीं क्लास का जो क्वेश्चन है, 12वीं क्लास की जो मैट्रिक्स की बुक है, और उसके अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है। ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो अक्सर सब जगह पूछा जाता है इसके अंदर। ये आप देखिए, लेट ए इक्वल टू 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 0, और ये 2 जो आई जो है वो 2 इंटू 2 की ऑर्डर की है। तो इसके अंदर इसने पूछा है कि 1 प्लस ए 1 आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए, और ये कोस माइनस साइन साइन कोस। ध्यान रखना ये सेम वही क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको चेक करें तो ये आपके ए बी दे रखा है, ठीक है। तो ये कोस और साइन के फॉर्म में हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ये, ठीक है। तो ये इससे आप आराम से कर सकते हो, ये ए आपका कोस और बी साइन हो जाएगा, जो डायरेक्टली हमारी एक 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, ये वाली आप देख सकते हो इसको। ये डायरेक्ट जो आपके क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखना। फिर ऐसे ही 117 वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ HPRABC, है ना। एक HP का P वा Q और R वा पद क्या है, ABC रेस्पेक्टिवली। देन ये जो आपके पूरी डिटर्मिनेंट्स दे रखी है एक सारणिक, ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब अगर इसको अपन हल करने बैठे हैं, देखिए अगर P वा Q वा R वा पद अगर ये ABC हैं, तो उस केस में अगर अपन इसको बनाएंगे तो ये टर्म कैसे बनेगी, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। मैंने यहाँ पर इस हिसाब से लिख दिया है कि P वा Q वा R वा पद है HP का ABC। तो मैंने देखो HP के हिसाब से A प्लस P माइनस 1D इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस Q माइनस 1D इक्वल टू 1 अपॉन B, और A प्लस R माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 1 अपॉन C। इधर वाले को 1 अपॉन कर दिया। अब इन दोनों से आप A और D की वैल्यू निकालें और आप यहाँ पुट करें, इससे आपकी एक इक्वेशन बनेगी। तो उस इक्वेशन को इसने इस फॉर्म में सेट कर रखा है, ध्यान देना, और उसकी वैल्यू आएगी 0। हालांकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट होगा, ऐसे अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो मेरी थ्योरी ये कहती है कि हो सके तो ऐसे क्वेश्चन को अपने को अगर कैलकुलेशन लंबी जा रही है, ठीक है, तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, रिस्क लेने से बचना चाहिए।
अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दो बिंदुओं ए और बी के कोऑर्डिनेट C0 और -C0 है, तो एक बिंदु P जो इस प्रकार गतिमान है कि PA² + PB² = AB² का बिंदु पथ है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये एक तरह से AE0 और -AE0 का बिंदु पथ निकालते हैं, तब वो परवलय होता है, मतलब सॉरी अतिपरवलय होता है। जब यहाँ पर डायरेक्ट C दे दिया है, सेम टर्म दे दी है, इसके अंदर E1 है, तो उस केस में आपके ये सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। एक 2D का क्वेश्चन पूछा है सिंपल सा, ठीक है। फिर 119वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेखा बिंदु 2 से गुजरती है तथा अक्षों से लेमड़ा क्षेत्र परिबद्ध है, तो रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतखंड जिस समीकरण के 2 मूल है वह है। तो यहाँ पर इसको डायग्राम बना करके अपने को सेट करना पड़ेगा। ये आपके x² - λx + 2λ = 0 बनेगा। आप अगर चाहें तो इससे मूल निकाल करके, ठीक है, इन समीकरण से मूल निकाल करके आप उल्टा इसके अंदर इक्वेशन बना सकते हैं। इससे ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर इसने अगला जो क्वेश्चन पूछा, इसने 120वां x² + y² 2gx 2fy = 0, ये सर्कल पहला है। दूसरा देखो इसके अंदर C0 है, इसके अंदर भी C0, खाली G' F' डाल दिया है, ठीक है। तो उस केस में आपके ये क्या होगा, तो आपको पता हो, ये कह रहा कि टचेज इंटरनली, ठीक है ना। इसका मतलब F'G = G' F होगा इसके अंदर। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा कि सर्कल की अंत स्पर्श करने करी और बाह्य स्पर्श करने के बाद और ऑर्थोगोनली काटने की जो कंडीशन है, ठीक है ना, F1G है ना, ऑर्थोगोनल पर लेते हैं ना अपन कि वो G1 G2 + F1 F2 = C1 + C2, तो ये इसके अंदर क्या C1 C2 तो 0 इसके अंदर, ठीक है ना। तो उस केस में केवल कंडीशन ये बन रही है और ये बन रही है, तो ये अंत स्पर्श करेगी, तो यहाँ पर आपके जो इसके अंदर टर्म जो है माइनस में आएगी और उस केस के अंदर वो दोनों इक्वल हो जाएंगी। ये तो टर्म 0 हो गई, तो इससे F'G = G' F बन जाएगा और ये आपका जो इक्वेशन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब ये 121 से जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके पेडागोजी के आएंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से आप इनको पढ़ेंगे तो आप कर लेंगे, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। ये आपके 124वां क्वेश्चन है, आप देख लें, इसको भी आप कर सकते हैं आराम से। 125वां क्वेश्चन ये, फिर इसके अंदर आपके ये 126, 127, 128 इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन सारे हैं सिंपल। 129, 30, 31 और ये इस तरीके से 132, 33, 34 आप इनको देख सकते हैं। 135, 136 जो कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस डाल रखे इसने ऐसे, 137, 138 साइकोलॉजी के, 139, 40, 41 ये सारे क्वेश्चन है, आप आराम से देख सकते हो। ये 142, 43 और ये 44 क्वेश्चन, 45, 46, 47 और ये 48, 49 और ये 50। इस तरीके से आपके ये 150 क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि मैंने इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है पेडागोजी को छोड़ करके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। ये आपके स्कूल लेक्चरर 2014 का आरपीसी का मैथ्स का पेपर है और ये मैथ्स के पेपर को मैंने आपके सामने एक जनरल पटल पर रखने की कोशिश की है कि किस तरीके से इसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं और इनमें से आप कितने क्वेश्चन इजी वे में कर सकते हैं, किस में आपको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा और किस क्वेश्चन को बिल्कुल ही आपको छोड़ने की स्थिति बनेगी।
वो भी आपको मैंने बता दिया है। तो ये आप क्वेश्चन देखें, पेपर देखें, आप इसको पूरा वीडियो देखें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें। साथ ही CMPC यूट्यूब चैनल जो है आप उसको सब्सक्राइब भी करें, अपने साथियों को भी बताएं ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो। और जो टेलीग्राम चैनल है CMPC नाम का, आप उसको भी ज्वाइन करें ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहे। मैं सोचता हूँ ये पेपर आपके लिए, जो एनालिसिस मैंने किया है, ये आपके आने वाले जो फर्स्ट ग्रेड का जो मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है 11 अक्टूबर के बाद, जब भी है 11 अक्टूबर को ही है शायद पहला पेपर आपके, तो आप उससे आप इससे पूरा फ़ायदा ले सकते हो इसको अगर देख करके, और आप उसमें अचीवमेंट ले सकते हो। थैंक्स।